कौन कौन सी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ रिक्वायर होती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ द डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, कैसे डिज़ाइन करना है। यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये अपने जहन में बिठा लेंगे क्योंकि हमने ASD और LRFD दोनों को कवर करना है। तो फार्मूले हम ASD में भी आपको बताएंगे। अगर मिसाल के तौर पर हम आप अगर फॉर एग्जांपल आप जो है LRFD का डिज़ाइन करना जानते हैं और उसको अगेंस्ट आपको ASD के फार्मूलाज आते हैं तो ASD का डिज़ाइन भी वही है, चेंज कोई नहीं है, सिर्फ फार्मूले चेंज होंगे। सिर्फ क्या होंगे? फार्मूले चेंज होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है TU फैक्टर्ड और अल्टीमेट टेंसाइल लोड। TU क्या है यहाँ पर? फैक्टर्ड और अल्टीमेट टेंसाइल लोड। TA एक्चुअल और सर्विस टेंसाइल। अच्छा बेटा आप एक काम क्या करें, मैंने आपको कुछ किताबें शुरू में दी थी, है याद? यस सर, यस सर। उसमें सुगी की किताब को खोल लिया करें या उसकी जॉनसन की, जॉनसन ने जॉन एंड लॉर्ड है शायद, उसकी किताब को खोल लिया करें। उसमें इन टॉपिक्स को देखा जरूर करें। वो है FPS में, कैलकुलेशन बेशक ना देखें, कंसेप्ट देखें। उसमें आपको तरीका फायदा उसमें यह होगा कि वो सुगी की किताब का गालिबन तीसरा जो चैप्टर होगा, या फिर आप जॉन एंड JD उसको कहते हैं, उसकी किताब को देखें। तो ये दोनों किताबों में से आप इन टॉपिक्स को देखा जरूर करें। आपको बाई पार्ट्स क्वेश्चन समझ आएंगे कि छोटे छोटे सवाल किस तरह होते हैं, उनको कैसे हल करते हैं। मसलन TU TA कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्टली। हम जब करेंगे ना पूरा न्यूमेरिकल को, उसमें सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, उसमें वो हर कंपोनेंट को अलग अलग कवर करके दिखाता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है समझना। वो है FPS में, इसलिए मैं आपको शेयर करके नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि FPS में लाजमी बात है डिज़ाइन एड भी बदल जाता है, कैलकुलेशन पैटर्न बदल जाता है। आप कैलकुलेशंस को छोड़ दें, मेथडोलॉजी को देख लिया करें वहाँ से, ये आपको ज़रा आपको लिए हेल्प होगी, अच्छी हेल्प हो जाएगी। देखें TU के फैक्टर्ड और अल्टीमेट टेंसाइल लोड है। TA ये अलाउएबल के लिए, एक्चुअल और सर्विस टेंसाइल लोड, एक्चुअल और सर्विस टेंसाइल। अब LRFD करेंगे तो TU इस्तेमाल करेंगे, ASD करेंगे तो TA इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई यहाँ तक बात? अगली बात फी इसका कहता है रेजिस्टेंस फैक्टर रिलेटेड विद टेंसाइल स्ट्रेंथ। रेजिस्टेंस फैक्टर फी T टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू 0.9 व्हेन फेलियर अकर्स बाय यील्डिंग एंड 0.75 व्हेन फेलियर अकर्स बाय फ्रैक्चर। अब ये याद रखें दो बातें कि जी फी T की वैल्यू 0.9 होती है, ये ज़बानी याद रखें अपने, कि जब भी आप फेलियर चेक करेंगे यील्डिंग के थ्रू, और अगर आप फ्रैक्चर के थ्रू चेक कर रहे हैं तो फिर 0.75 होती है। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आप देखेंगे कि हम फेलियर को यील्डिंग में भी चेक करेंगे और फ्रैक्चर में भी चेक करेंगे, दोनों के फार्मूलाज तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दोनों की कैपेसिटी अलग होती है। यील्डिंग में आप FY यूज़ करेंगे और फ्रैक्चर में FU यूज़ करेंगे। फ्रैक्चर का मतलब होता है कि चीज़ टूट कर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, और यील्ड का मतलब ये होता है कि अभी चीज़ यील्ड कर गई है, स्ट्रेन एक्सेसिव हो गया, लोड लेना छोड़ दिया, अभी टूटी नहीं है, इसलिए दोनों में फी वैल्यू डिफरेंट है। TN नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। TN अगर फी को T से ज़रब दे दें, फी को T से, तो TU बन जाता है। फी को तो TN क्या है? नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर है। नॉमिनल स्ट्रेंथ फी TN इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। फी TN एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ टू बी यूज्ड इन LRFD डिजाइन। वो कहते हैं इसलिए जब LRFD करते हैं तो नॉमिनल को फी T से ज़रब दे देते हैं, ये होती है फी TN, इसको कहते हैं फी TN, ठीक है, एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ टू बी यूज्ड इन द LRFD डिजाइन। और इसी तरीके से अगर TN को ओमेगा T से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपने पढ़ा है ना फी इज फॉर LRFD और ओमेगा जो है आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी था किसमें? ASD में, बिल्कुल शुरू के चैप्टर में इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। ओमेगा की वैल्यू 1.67 अगर याद हो तो TN और ओवर ओमेगा T, तो कहता फिर क्या करें, अगर ASD कर रहे हैं तो इसको तकसीम करते हैं, LRFD में इसको ज़रब देते हैं। फी T की वैल्यू 1.67 है ना, ग्रेटर देन 1 हो तो डिवाइड करते हैं, लेस देन 1 हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रेंथ रिड्यूस करनी। अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ टू बी यूज्ड इन डिजाइन। कहता अगर ASD कर रहे हैं तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, अगर LRFD करें तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी जिस पर हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पे उसने लिखा डिजाइन इक्वेशन TU शुड बी लेस देन इक्वल टू फी TN। वो कहता है जब आप LRFD कर रहे हैं आपका फैक्टर्ड लोड हमेशा टेंसाइल एक्सपेक्टेड टेंसाइल कैपेसिटी से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। TU शुड बी लेस देन इक्वल टू फी TN, ये डिजाइन इक्वेशन है। अगर ASD कर रहे हैं तो TA अलाउएबल स्ट्रेस लोड जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू TN ओवर ओमेगा T,
ये देखें TA शुड बी लेस देन इक्वल टू TN ओवर ओमेगा टी ASD। LRFD में TU और FTTN, तो दोनों फार्मूले समझ आ गए। हमने LRFD भी कवर कर लिया और ASD भी यहाँ पे हम साथ साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि स्टील में अभी तक हम ASD को यूज कर रहे हैं, ये एक अल्टरनेट मेथड के तौर पे काम कर रहा है। कंक्रीट में ASD यूज नहीं होता, हमने और भी पढ़ा था ना कि हम कौन से मेथड को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर। आगे लिखा था डिजाइन स्ट्रेंथ FTTN और TN ओवर ओमेगा T अकॉर्डिंग टू AISC D2 इज द स्मॉलर ऑफ दैट बेस नंबर। कहता अब आपने डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने का तरीका, हमने ये तो कह दिया कि TU ये है, FTTN, अब FTTN निकालेंगे तो TU से कंपैरिजन हो, TU तो अप्लाइड लोडिंग है ना, आराम से कैलकुलेट हो जाती है, FTTN निकालेंगे तो इससे कंपैरिजन होगा। तो कहता कि AISC में चैप्टर D आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि FTTN या TN और ओमेगा T क्या होगा, इज द स्मॉलर ऑफ दैट बेस्ड ऑन, दो चीजों में से जो स्मॉलर है, यील्डिंग में भी चेक करें और फ्रैक्चर में भी चेक करें। यील्डिंग लिमिट स्टेट, यील्डिंग इन द ग्रॉस सेक्शन, ग्रास हमेशा याद रखना, यील्डिंग जब भी चेक करेंगे वो ग्रास एरिया में होगी। यील्डिंग हमेशा किस में होती है, ग्रास में होती है, फ्रैक्चर ग्रास में नहीं होती, फ्रैक्चर में टूट जाती हैं चीजें। तो TN बराबर होता है FA, आपने पढ़ा है ना, फोर्स क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होती है ना स्ट्रेस। यस सर, फोर्स पर अगर मैं यूनिट एरिया होती है सर। अगर यहाँ से मैं फोर्स निकालूं क्या होगी, फोर्स बराबर होगी स्ट्रेस ज़रब एरिया। यहाँ से मैं फोर्स अलग कर लूं क्या हो जाएगी, स्ट्रेस ज़रब एरिया। समझ आई बात, फोर्स है ना, स्ट्रेस से फोर्स ओवर एरिया, एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, स्ट्रेस इज इक्वल टू F ओवर A, तो F क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू A। ठीक है जी, तो इस फार्मूले को यूज करके ये स्ट्रेस निकाल रहे TN, वो कहते हैं TN बराबर होता है FY इंटू AG ग्रॉस एरिया। F इज द स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, यील्डिंग में कर रहे हैं ना, यील्ड स्ट्रेस ज़रब एरिया ग्रॉस एरिया, इट विल गिव यू द टेंशन फोर्स, इट विल गिव यू द टेंसाइल, TN देगा आपको नॉमिनल टेंसाइल फोर्स देगा। तो TN is equal to FY into AG and Pht will be 0.9 for LRFD and omega T will be 1.67 for ASD। अगर आपने FTTN करना तो 0.9 से रख दे दें, अगर ASD करना तो TN ओवर 1.67 कर दें, TN ओवर 1.67 कर लें। समझ आ गई बात बेटा, तो ये ऑलमोस्ट 0.6 बनता है। ओके, फॉर LRF डिजाइन, ओके LRF डिजाइन में हम कहते हैं क्योंकि होनी कंडीशन TU शुड बी लेस देन इक्वल टू FTTN, हम कहते हैं TU इज इक्वल टू FTTN, ताकि हम इक्वलिटी पे चले जाए, इकोनॉमिकल भी डिजाइन करें, लेस देन और इक्वल पे डिजाइन कर देते हैं। तो और FT एज इट इज आ गया, TN अभी निकाला गया FY इंटू AG, और 1000 पे तकसीम इसलिए कर दिया है ताकि आपका जो आंसर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में। क्योंकि देखें ये T हम लेते हैं किलो न्यूटन में, किसमें, किलो, FY होता है मेगा पास्कल, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर में, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूटन में, इसलिए किलो न्यूटन जो कहते हैं यहाँ जब TU किलो न्यूटन मिले तो फिर 1000 से डिवाइड करना है। यहाँ से अगर मैं AG को रीअरेंज कर लूँ, देखें AG यहीं रहने दो, बाकी क्या देगा, TU ये तकसीम 1000 तरह का ज़रब 1000 तकसीम FT FY, FT की वैल्यू 0.9 है इंटू FY, FT की वैल्यू क्या 0.9 इंटू FY। तो हमें यहाँ से एक फार्मूला मिल गया कि अगर आपने ग्रॉस एरिया निकालना है डिज़ाइन करने के लिए तो आप इस फार्मूले से हल कर लें, यहाँ से आपको AG रिक्वायर्ड मिल जाएगा। अगर एनालिसिस करना है, TN निकालना तो इससे कर लें। एनालिसिस में हमें सेक्शन पता होगा, डिज़ाइन में सेक्शन नहीं पता होगा, फोर्स पता होगी। सिमिलरली फॉर ASD डिज़ाइन TA इज इक्वल टू TN ओवर, अगर TA बराबर होता है TN ओवर ओमेगा T के, तो FY इंटू G ओवर ओमेगा T इंटू 1000, ओमेगा TN की वैल्यू पुट की है यहाँ पे FY इंटू G, ठीक है, 1000 पे उसी तरीके से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से AG रिक्वायर्ड कर देगा TA इंटू ओमेगा T की वैल्यू 1.67, ओमेगा टी की वैल्यू 1.67 इंटू 1000, जवाब क्या आएगा 1670 तकसीम FY। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो फार्मूले आ गए कि अगर आपने LRFD करना है AG रिक्वायर्ड TU इंटू 1000 और 0.9 FY, ये आपके LRFD में एड में फार्मूला लिखा भी होगा। अगर ASD करना है तो TA बराबर है AG रिक्वायर्ड इज TA इंटू 1670 ओवर FY। इसमें याद रखें हमेशा TA या TN की वैल्यू
किलो न्यूटन में पुट करेंगे और जवाब आएगा वो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। जवाब किस में आएगा? मिलीमीटर स्क्वायर में। तो पहली ए जी फरीद पूछो क्या बात? सॉरी इंटरप्ट कर रहा था। एफवाई में सर जो आपने बताया था यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि जो 0.9 वो यूज करेंगे सर? 0.9 इज नॉट यील्ड स्ट्रेंथ। एफवाई की वैल्यू तो आप टेबल से देखेंगे और बिल्कुल शुरू में बताया, याद है A36 की एफवाई 250 मेगापास्कल और FU 400 मेगापास्कल, दैट विल बी वैल्यू। 0.9 इज FET, 0.9 इज FET। ठीक हो गया? तो ये अपने दोनों हम दो टेक्निक्स पैरेलल पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल LRFD के करेंगे और एग्जाम में मैं ASD के पूछूंगा, याद रखना, इसलिए ASD की प्रैक्टिस करना ज़्यादा। LRFD की भी करना, कभी ये ना कब मेरे कहने पे रह जाए, मैं LRFD पूछ सकता हूँ। तो ये अब पहली टेक्निक देखिए, इसमें लिखा था AICD2 में लिखा है कि इन दो बेसिस पर जो आप निकालेंगे TN या FET TN और TN ओमेगा T, इनमें से स्मॉलर आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी। अब आपने यील्ड इन ग्रॉस सेक्शन यील्ड लिमिट स्टेट कर लिया, यहाँ से फार्मूले आ गए। फिर फ्रैक्चर पे भी करना। फ्रैक्चर हमेशा नेट सेक्शन में होती है, याद रखना। यील्डिंग ग्रॉस एरिया में होती है, फ्रैक्चर नेट एरिया में होती है, नेट सेक्शन। तो अब फ्रैक्चर करेंगे। फ्रैक्चर का फार्मूला, फ्रैक्चर में हम क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करते, फ्रैक्चर हो चुका है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ फार्मूला वही है, सिर्फ चेंज दो हुई हैं। FY की बजाय FU आ जाएगा और AG की बजाय AE आ जाएगा, या नेट एरिया आ जाएगा, इफेक्टिव एरिया। वेल्ड में बराबर होते हैं, रिवर्ट बोल्ट में आपको U की वैल्यू शीयर लैग फैक्टर ऐड करना पड़ता है। तो TN is equal to FU into AE, FU into U into AN, FU into U into AN, because AE is equal to U times AN। और हमने भी पढ़ा है कि FET की वैल्यू फ्रैक्चर में कितनी होती है LRFD में? FET की वैल्यू फ्रैक्चर में कितनी होती है बेटा? 0.75। FET की वैल्यू यील्डिंग में 0.9 और फ्रैक्चर में 0.75। तो यहाँ देखो FET 0.75 LRFD है, और ओमेगा टी की वैल्यू फ्रैक्चर में 2.00 होती है, यील्डिंग में 1.67 और ओमेगा टी की 2.00 होती है ASD में। क्लियर होगी बात? अब फॉर LRFD डिजाइन T इज इक्वल टू FET TN, जैसे पहले पढ़ के हैं तो कहते हैं FET है, जिस तरह TN की वैल्यू अब आ गया FU UAN। अब जरा गौर से देखना बाद में क्या करने लगा हूं यहाँ पे। FU इंटू U इंटू AN ओवर 1000, समझे? वही लिखा है, ये RAG को भूल जाए, यहाँ लिखा है FET FU UAN ओवर 1000। यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब होता क्या है, नेट एरिया तो बेटा उस वक्त हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें ग्रास एरिया पता हो, और हम कर रहे हैं डिजाइन, हमें तो एरिया पता ही कोई नहीं। तो हम शुरू में एक रेशो डिसाइड करते हैं, R रेशो लेते हैं R। ठीक हो गया? R बराबर होता है AN ओवर AG, रेशो बिटवीन नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया। ये वैल्यू क्या लेते हैं? R की वैल्यू हम खुद से एज्यूम करते हैं शुरू में, रेशियो बिटवीन नेट एरिया एंड द ग्रास एरिया। तो अगर लिख लें अपने पास कि R इज इक्वल टू AN ओवर AG, AN ओवर AG। यस सर, लिख लिया सर। तो यहाँ से क्या आएगा? AN किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से? R क्रॉस AG सर। तो इसलिए उसने यहाँ पे देखा N की बजाय लिख दिया R क्रॉस AG, AN की बजाय क्या लिख दिया? R क्रॉस AG। समझ आ गई बात? राइट सर। तो यहाँ से अब रीअरेंज किया तो आगे AG रिक्वायर्स को TU into 1000 ओवर 0.75 FU U into R। अब R क्या है? वो कहता है R assumed ratio of AN and AG। ये assume ratio खुद से assume करते हैं। जब प्रॉब्लम करेंगे तो हम देखेंगे हम कहीं पे 0.85 या 0.80 इसकी वैल्यू लेते हैं। ये प्रैक्टिकल बेस होता है, बाद में इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। सिमिलरली फॉर ASD TA is equal to TN और ओमेगा T FU U R AG और ओमेगा T 1000, ओमेगा T की वैल्यू 2 है तो ये 2000 बन जाएगा। मैंने पुट कर दिया एंड यू गॉट द फार्मूला फॉर फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर में भी LRFD ASD के फार्मूले आ गए, यील्डिंग में भी आ गए। दोनों से आप रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, दोनों से रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। एरिया याद रखें हमेशा ग्रेटर रिक्वायर होता है। जब एरिया करें तो जो ग्रेटर उस पर डिजाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर सेफ होता है ना। जब फोर्स की बात करें तो जो स्मॉलर आएगा इससे वो आपकी डिजाइन फोर्स होगी। इससे यहाँ पे लिखा था कि द डिजाइन स्ट्रेंथ FET TN or TN over omega T according to AISCD2 is the smaller of that based on। अगर आप FET TN निकाल तो स्मॉलर वैल्यू को आप क्रिटिकल कहेंगे, अगर ग्रास में चले जाएं तो ग्रेटर वैल्यू को क्रिटिकल कहेंगे। याद रहेगी बात? जब आप एरिया में जाएंगे तो ग्रेटर एरिया। ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। देखें कंडीशन ये है
कहता है कि जो आपने दो कंडीशन मसलन ये FTTN का एक फार्मूला है और ये भी समझे FTTN का दूसरा फार्मूला है फ्रैक्चर से, दोनों से कोई ना कोई आंसर आएगा ना। वो कहते हैं दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी। ये उसने क्राइटेरिया देता है, डिजाइन स्ट्रेंथ FTTN अकॉर्डिंग टू AICD2 इज द स्मॉलर ऑफ दैट बेस। जो स्मॉलर होगी वो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी। डिजाइन स्ट्रेंथ कहते हैं कि ये मटेरियल कितना स्ट्रेंथ उठा सकता है। दो कंडीशन है, दोनों में से एक ने उठाई मसलन 1000 किलोन्यूटन लोड, दूसरा उठाया 1200, तो कौन सी क्रिटिकल होगी? 1000 भी फेल हो गया ना, 1200 तो जाएगा ही नहीं, पहले उसमें फेल हो जाएगा। यील्ड में 1000 का तो यील्ड में फेल हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया की बात करें, क्योंकि एरिया हम खुद डिजाइन करते हैं, तो जो दोनों में से लार्जर एरिया रिक्वायर होता है उस पर डिजाइन करते हैं ताकि हम सेफ रहें, ताकि हम सेफ रहें। क्लियर होगी बात? यस सर। देखिए, yielding in the net section is not a failure, but yielding on the grass section is a failure। वो कहते हैं याद रखें कि yielding net section पे कभी yielding का failure नहीं होता, grass पर failure होता है yielding। इसलिए जब हमने yielding की तो grass area लिया है। The reason is that the net section is limited in length and hence elongation due to yielding may not be excessive। वो कहते हैं net section खास length तक होता है, पूरे section में net section नहीं होता। क्या ख्याल है? जब net area लेते हैं तो सिर्फ कनेक्शन एरिया में नेट एरिया आ रहा होता है, बाकी पूरे मेंबर में कहीं पे भी नेट एरिया नहीं आ रहा होता, वो तो ग्रास एरिया होता है। इसलिए वो कहता है कि पूरे सेक्शन में नहीं होता, इसलिए यील्डिंग जो हमेशा ग्रास में चेक की जाती है, नेट में नहीं चेक की जाती। However, grass area is present nearly all along the length and the elongation limit state may be exceeded।